Hi everyone, Namaste. This is Dr. Mrinal. Welcome back to the Med Talks. Yes, people are getting joined. Yes, Rutuja ma'am already joined. ओके सो आज जो हमारा सेशन होने जा रहा है इट इज़ अबाउट स्किन डिसीजेस एंड फंगल इन्फेक्शन. तो आज हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर ऋतुजा वयस्कर मैम ज्वाइन होने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम सेंडिंग रिक्वेस्ट टू मैम. Hello. Yes. Hello, ma'am. How's you? I'm good. How are you? Okay, am I audible? मैं पहला एकदम क्वेश्चन ये. yes yes. Actually, last time बहुत नेटवर्क इश्यूज आए थे, बट आई होप आज ऐसा कुछ ना हो. ना हो करे, फिंगर इज क्रॉस्ड. Yes. मेरी Well, वीडियो ऑडियो तो दोनों हमारे साथ प्रॉपर अच्छी चलती है. मेरी वीडियो और ऑडियो मैम का वीडियो लैग हो रहा है. आई एम होपिंग. ओके, वन सेक. Okay. इज इट फाइन नाउ? अभी ठीक है? Am I audible? या यू ऑडिबल? हाँ. वॉइस प्रॉपर है, वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है. अच्छा, ओके, वन सेक. ऑडियंस में से कोई बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? फिर हम शुरू करते हैं. या इवन माई वीडियो एंड ऑडियो बोथ प्रॉपर है क्या, वो बता दीजिए कमेंट्स में. 45 are already joined. Yes. Yeah. Yes. Durga is saying yes. Okay. Okay. So, hello ma'am, welcome to the Med Talks. Thank you मैं so आप much. सभी को मैम का इंट्रो करवा दूंगी. तो डॉक्टर ऋतुजा वयस्कर मैम हमारे साथ आज मुंबई से ज्वाइन हुए हैं एंड शी इज फाउंडर एट विश्व किरण आयुर्वेदा मुंबई. अभी जो कोरोना के ड्यूरिंग मतलब 1.5 ईयर से मैम के ऑनलाइन कंसल्टेशन भी चल रहे हैं ऑन कोविड एंड अदर डिसीज ऑल्सो. एंड स्पेशल थिंग, मैम इज नाड़ी एक्सपर्ट. राइट. यस. तो मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, ये बहुत काफी स्वीट वाला इंट्रोडक्शन था. मुझे लग रहा है कि कमेंट्स में बता रहे कि हमारे में से किसी एक का ऑडियो या फिर वीडियो लैग हो रहा है. तो फिर से एक बार बता दीजिए कि क्या हम बहुत आपको प्रॉपर दिख रहे और सुनाई दे रहे हैं कि नहीं, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक. प्लीज सिट इन बालकनी मैम, उधर नेटवर्क मिलेगा. नेटवर्क इशू मतलब किसकी तरफ से आ रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ मुझे रहा है. आपकी आवाज और वीडियो प्रॉपरली आ रही है और सुनाई भी दे रहा है. अगर साउंड पे आता है तो इट इज ओके. एक बार प्लीज कोई कमेंट करके बता दीजिए, एम आई क्लियरली ऑडिबल? एंड मैम आप भी थोड़ा मतलब बात कीजिए, हमें पता चलेगा आर यू क्लियरली ऑडिबल और नॉट. ऋतुजा मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग. My voice is breaking. Okay, wait. I will Okay. connect with another network. ऑडिबल One बोथ. second, ना. एक्चुअली मैम वॉइस इज क्लियर, थोड़ा वीडियो लैग हो रहा है तो Video का, दैट इज okay. ओके. ऋतुजा मैम का वीडियो इज ब्लर. काफी नेटवर्क इशू है. ओके, मैं फिर से रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ मैम को. ये हमारे साथ क्या हो रहा है पता नहीं लास्ट लाइव सेशन से. Hello. Once again. यस. Okay, I hope now I'm audible and properly visible. यस मैम. यस. क्लियरली ऑडिबल.
So, shall we start? Yeah, sure. Thank you for such a sweet introduction. बहुत स्वीट इंट्रोडक्शन था और उसके बाद कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है. ओके. Okay. So, so आज हमारा जो टॉपिक है, इट इज अबाउट फंगल इन्फेक्शंस एंड स्किन डिसीजेस. तो जैसे कि आप सभी को पता है कितनी बारिश चल रही है, कुछ दिनों से मानसून स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन तो हमारा काफी मतलब प्राइमरी था. एक्चुअली स्किन डिसीज अगर कि हम बात करें तो काफी ब्रॉड टर्म होता है मैम, राइट? बहुत ज्यादा. बट अभी सीजनल के अकॉर्डिंग हमने स्पेशली ये फंगल डिसीज लिया है. हाँ, एक्चुअली होता ये है कि अभी जो सीजन चल रहा है उसमें मतलब मॉइस्ट वेदर होता है, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. जो मेनली पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, दैट इज टीनिया रिंगवर्म. तो वो ऐसे ही प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है उनके लिए. तो ऐसे में अगर स्पेशली अगर मतलब काफी कुछ ओबेस लोग हैं या फिर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये जो उनमें ज्यादा ससेप्टेबल होता है ये डिसीज. एंड स्पेशली एक बार अगर हेलो, हाँ मेरी एक बार अगर मतलब बोलो मृणाल, आपकी आवाज एकदम ऑडिबल है प्रॉपरली. यस. हाँ, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है बेसिकली मतलब आपके जो भी पार्ट्स में, मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड होता है. तो प्राइमरीली जो पार्ट में होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसके सब डिविजन दिए हुए हैं. मतलब अगर स्काल्प इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल स्काल्प इन्फेक्शन हो, तो इट इज बेसिकली आई थिंक टीनिया कैपिटिस, राइट? हाँ, तो उसके यस एक्चुअली हाँ मैम कंटिन्यू. स्किन डिसीज और फंगल इन्फेक्शन एकदम हैंड इन हैंड जाते हैं. फंगल इन्फेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्किन डिसीज. और जैसे कि आपने कहा कि मॉनसून सीजन जैसे स्टार्ट होता है तो समर से लेके जो शिफ्ट होता है इनटू मॉनसून और टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है, तो बेसिकली वो एक कॉज है कि फंगल इन्फेक्शन होने के लिए. तो उसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि आपका देश कैसा है, मतलब आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं. जैसे कि अभी हम मुंबई से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मॉइस्चर बकायदा बहुत ज्यादा है बिकॉज वी आर नियर टू सी. ऐसा है. अगर थोड़ा सा इंटीरियर में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर कम रहता है. तो जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे उसके हिसाब से भी फंगल इन्फेक्शन का जो प्रमाण है लोगों में होने का, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सेकेंडली हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर या क्लाइमेट में जो शिफ्ट आता है फ्रॉम समर्स टू रेनी सीजन, मतलब एकदम टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप डाउन होता है, उसके साथ ही मॉइस्चर का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है. जैसे कि हम देखते हैं कि चीजों में मॉइस्चर पकड़ जाता है फास्ट, उसी तरीके से हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो मॉइस्चर को बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं. और फंगल इन्फेक्शन की अगर हम बात की जाए तो फंगल इन्फेक्शन उसी जगह पे होते हैं कि जहाँ पे मॉइस्चर रिटेनिंग ज्यादा होता है हमारे बॉडी में. तो वो कौन सी चीजें हैं? तो एक है कि हमारे आर्म पिट्स, मतलब आर्म पिट्स होते हैं, फिर हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, फिर जो भी फोल्ड्स होते हैं लोअर एब्डोमेन के इधर के फोल्ड्स, या फिर बिलो द नी, बिहाइंड द नी. तो जो भी फोल्ड्स होते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है और उसी जगह पे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. Yes, and sweating is also one factor. Yeah, sweating is also one factor. Yes. अभी जिन लोगों में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है या फिर जिनके स्वेट क्या बोलते हैं पित्त की प्रकृति हो, या फिर जिनको हीट इंटॉलरेंस हो, जिनको थोड़ी भी हीट सहन नहीं होती, या फिर बहुत सेंसिटिव स्किन है जिनकी होती है, तो उनको वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं फॉर कैचिंग फंगल इन्फेक्शन. ऐसा है. तो अभी आप मुझे एक बात पूछेंगे कि मॉइस्चर तो सभी जगह पे पाया जाता है, या लेकिन सबको फंगल इन्फेक्शन क्यों नहीं होता? तो उसमें कैसा होता है कि दो तीन चीज. नेटवर्क इशू. ओके.
Yes, Rutuja ma'am is not audible. गायब. मैंने फिर से रिक्वेस्ट सेंड की है. हाय डॉक्टर साहब. हेलो. यस. हेलो. गुड इवनिंग उजिता. हेलो. ओके, फिर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं मैम को. मैम जब तक ज्वाइन होते हैं. यस, आ गया. टेक्निकल ग्लिच हैपेंस. यस यस, कोई इशू नहीं, Okay. कोई इशू नहीं. व्हाट वाज द लास्ट थिंग आपको सुनाई दी जो मैं बात कर रही थी, सो दैट आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर. यस, इट वाज अबाउट मतलब जो बॉडी पार्ट्स पे जो इन्फेक्शन होता है, या तो अकॉर्डिंग टू उसके सब डिविजन्स पे है और उसके अकॉर्डिंग Yes. उसकी ट्रीटमेंट भी होती है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ, और, मतलब हम एक कैसे चीज- एक ब्रॉडर कंसेप्ट पे देखते हैं फंगल इन्फेक्शन को, बट उसके जो पार्ट्स है मतलब जो नेल बेड्स में होता है जैसे सीनिया अंगुइनम जिसको बोलते हैं, Yep. तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ तक चलता है. 9 months तक. और, कौन से उसमें पार्ट में specially- बेसिकली हाँ, फंगल इन्फेक्शन है, actually. उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती हाँ. है, उसके कॉज अलग अलग रहते हैं, ऐसा है. हाँ, नेल बेड में एक्चुअली इट इज गोइंग टूवर्ड्स बोन पार्ट, तो ऑब्वियसली bone, धातुगत yes. जाएगा तो टाइम तो लगेगा ही. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैं बोल रही थी और मेरा नेटवर्क शायद वहां से लैग हो गया, कि मॉइस्चर का ये जो कारण है फंगल इन्फेक्शन होने में, लेकिन सब लोगों को नहीं होता, बहुत स्पेसिफिक लोगों को होता है. तो उसमें 2-3 चीजें होती है कि क्यों होता है फंगल इन्फेक्शन. एक तो फर्स्ट आता है कि आपकी प्रकृति कैसी है, उसके बाद आता है कि आपका खाना पीना कैसा है, आपकी हाइजीन कैसे है, आप कितनी अच्छी तरीके से आपके हाइजीन मेंटेन रखते हैं. उसके बाद आपका ड्रेसिंग सेंस भी उसमें मैटर करता है. ड्रेसिंग सेंस इसके लिए क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनेंगे, बहुत ज़्यादा फिट क्लोथ्स पहनेंगे, तो जो स्वेट है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है फिर से स्किन में. अच्छा, तो उसके वजह से बहुत चांसेस होते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन होने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हो. तो ये 3-4 चीज़ें मैटर करती है कि आपको फंगल इन्फेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है. अभी हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल सबकी चेंज हो गई है, बहुत अलग अलग लाइफस्टाइल सब लोग जीते हैं, लेकिन उसमें आपका मैटर जो करता है ना कि आपका रक्त की शुद्धि कितनी है, आपके रक्त के अंदर कितने दोष है, आपके धातु कैसे है, आपका ओवरऑल बॉडी कैसा है. तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है फंगल इन्फेक्शन होने में. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये चीज जान लेनी चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है. अगर क्लाइमेटिक चेंजेस भी है तो भी फंगल इन्फेक्शन कैच क्यों होता है, ऐसा. इसके बारे में और कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जरूर. आई थिंक ये जो ऑडियंस ने व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, सबको फंगल इन्फेक्शन क्यों नहीं होता ये बता रहे. ओके, इट वाज अबाउट इट. आई थॉट क्वेश्चन है. ओके, तो मैम हाँ, आपने एक बेसिक आइडिया तो दे दी इसके बारे में. तो स्पेशली आयुर्वेदा में इसके हेतु बताए हुए हैं. मतलब अपन ने फंगल इन्फेक्शन के बारे में तो देख लिए जिस नैरो इसमें की इट इज मतलब सब कुछ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, बट जब बात होती है स्किन डिसीज की तो बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसके बारे में मैम इलेबोरेट कीजिए. बेसिकली बिफोर गोइंग इनटू डीपर इनटू फंगल इन्फेक्शन, मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्किन डिसीज और फंगल इन्फेक्शन का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्या है. फंगल इन्फेक्शन एक पार्ट है स्किन डिसीज का, तो उसमें क्या डिफरेंस है कि बाकी के जो स्किन डिसीज होते हैं तो उसमें और फंगल इन्फेक्शन में क्या डिफरेंशिएशन होता है. तो अगर हम स्किन डिसीज की बात करते हैं फ्रॉम आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसका जो कॉजेटिव फैक्टर है, तो उसमें अलग अलग पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं. उसमें आपका खाना पीना हो, आपकी लाइफस्टाइल हो, आपके रक्त की अशुद्धता हो. उसके साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसे है, आप मेंटल स्ट्रेस कितना लेते हैं. दूसरी बात आयुर्वेदा के हिसाब से बताया गया है कि पाप कर्म, उसको भी एक कारण बोला गया है कि त्वचा रोग होने के लिए. तो वो कितना मैटर करता है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. अगर बात की जाए फंगल इन्फेक्शन की, तो फंगल इन्फेक्शन में मेंटल स्ट्रेस ये जो है ना वो बाद में आता है.
पहले आपका आहार विहार अगर विरुद्ध हो, आपका खाने पीने में अगर कोई गड़बड़ हो, आपका हाइजीन का पार्ट आता है, और फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने में या फिर फंगल इन्फेक्शन बढ़ने में एक कारण रहता है कि आपका मेंटल स्ट्रेस। ऐसा है, तो ये डिफरेंशिएशन है स्किन डिसीज और फंगल इन्फेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्किन डिसीज जो होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ कुछ स्किन डिसीज कंटाजियस होते हैं, कुछ कुछ कंटाजियस नहीं होते। कंटाजियस का इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे को स्प्रेड हो सकते हैं। कुछ कुछ स्किन डिसीज है कि वो स्प्रेड नहीं होते, तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। या सोरियासिस, पता सब लोगों को पता होगा कि सोरियासिस जो है वो एक दूसरे को स्प्रेड होता है। वैसे विटिलिगो या फिर जिसको श्वित्र बोलते हैं, तो वो स्प्रेड नहीं होता, वो उसी पर्सन को होता है। तो ये जो चीज है ना वो बहुत डिफरेंट है फंगल इन्फेक्शन और थोड़ा स्किन डिसीज में। अगर फंगल इन्फेक्शन की बात की जाए तो वो फंगल इन्फेक्शन जो है अगर वो एडवांस स्टेज में हो या फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं बॉडी में बहुत सालों से हो, तो उसका रूपांतर जो है तभी वो एक दूसरे को स्प्रेड हो सकता है। नहीं तो अगर इनिशियल स्टेज में हो और इनिशियल स्टेज में ही अगर उसके ऊपर आपने ध्यान देके प्रॉपर आपका जो डाइट है, आपका आहार विहार है, उसके ऊपर आप उसमें अगर आप चेंजेस करते हैं, आपके लाइफस्टाइल में अगर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और फिर अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो कंटाजियस नहीं होता और वो एक दूसरे को स्प्रेड नहीं होता। हाइजीन संभालना फंगल इन्फेक्शन में सबसे टॉप प्रायोरिटी या फिर सबसे टॉप बोला गया है। ऐसा है, तो जितना आप हाइजीन अच्छे से फॉलो करते हैं, जितना आपका आहार अच्छे से फॉलो करते हैं, उतना फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करने में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। राइट मैम, आपने इसमें जो एक पॉइंट बताया, एक्चुअली आयुर्वेदा की यूनिकनेस है, मतलब प्रिवेंशन के साथ साथ क्योर भी कराता है, राइट। तो प्रिवेंशन के पार्ट में जो आपने बताया ना कि मतलब अर्ली स्टेजेस में अगर आप उसे रोक दे तो प्रोग्रेस ही नहीं करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा होता है कि जो व्यक्ति और भेद अवस्था होती है षटक्रिया काल में से, अब थोड़ा षटक्रिया काल मतलब नॉन मेडिको उसको नहीं समझेगा, बट मतलब डिसीज कैसे होता है, डिसीज का जो प्रोग्रेशन की एक्चुअली 6 स्टेजेस होती है, तो उसमें व्यक्ति और भेद सबसे लास्ट होती है, तो वो डिफिकल्ट टू हैंडल भी जाती है और उसमें डिसीज काफी प्रोग्रेस हुआ रहता है, प्रोग्रेस होता है, करेक्ट। लेकिन ऐसा होता है कि जो संचय प्रकोप मतलब स्टार्टिंग की जो उसमें आता ही नहीं है, क्योंकि जो सिम्टम्स भी होते हैं वो भी माइल्ड होता है और उतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं है, नहीं होती, बराबर, राइट। तो इस पे थोड़ा वर्क होना चाहिए। कैसा है ना कि फंगल इन्फेक्शन का जो पहला मतलब कैसे होता है फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में, तो पहले कैसा होता है कि खुजली आने से स्टार्ट होता है, इचिंग स्टार्ट होती है, फिर वहां पे थोड़ा सा डिपेंड्स कि कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से इधर आपको बॉइल्स आते हैं या फिर इधर वहां के जो एरिया है वो थोड़ा सा ब्लैकिश होता है। तो ये जो सिम्टम्स आपकी बॉडी दे रही है ना, तो आपको वो जान लेना चाहिए या फिर उस पर निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं, मतलब कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो वो बिना ईचिंग के और बिना दाह इन द सेंस कि बर्निंग सेंसेशन या फिर तो उसके बिना होता नहीं है। तो इनिशियल स्टेजेस अगर हम बात करते हैं ना, तो इनिशियल स्टेजेस में ये 2-3 चीजें हैं कि जिसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, उसी समय अगर हम हमारा ट्रीटमेंट करते हैं या फिर उसी समय उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो वो प्रोग्रेशन में नहीं जाता, वो आगे नहीं जाता फंगल इन्फेक्शन। ऐसा बोला है कि अगर हम स्किन डिसीज और फंगल इन्फेक्शन को कंपेयर करें, तो फंगल इन्फेक्शन कैसा है ना कि अगर इनिशियल स्टेज में हो तो वो ट्रीट करने के लिए बहुत इजीली हो जाता है। स्किन डिसीजेस की तरह ही फंगल इन्फेक्शन जो है ना, अगर वो प्रोग्रेशन हो, मतलब उसका प्रोग्रेस हुआ हो या फिर बहुत दिन से महीनों से अगर है, तो वो ट्रीट करने के लिए भी उतना ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा होता है और उसका रीअकरेंस बहुत होता है, बेसिकली वो रीअकर बहुत होता है। सो वो इनिशियल स्टेज में अगर आप उसको टैकल करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो बहुत इजी जाता है और रीअकरेंस का जो पार्ट है आगे जाके वो हम उसको उधर के उधर कट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली। और मैम इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने पहले ही बोला था, बोलिए इंटरेक्टिव होना चाहिए काइंड ऑफ, करेक्ट। जैसे मतलब अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो जैसे चरक आचार्य जी ने बताए हुए है कुष्ठ के प्रकार, महाकुष्ठ और शूद्र कुष्ठ। तो शूद्र कुष्ठ में से हम एक्चुअली एकदम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट कोरिलेट हम जरूर कर सकते हैं कभी भी ट्रीटमेंट के टाइम पे। तो उसमें जो एक दद्रु कुष्ठ करके बताया गया है, तो उसमें भी पित्त और कफ दृष्टि होती है। अभी ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होने के लिए स्पेशली नॉन मेडिको को डिफिकल्ट जाएगा, तो मैं एक यहाँ पे थ्योरी बताना चाहूंगी। जैसे जो ऑडियंस के क्वेश्चंस है वो हम एंड में जरूर लेंगे। एक साथ हम ले सकते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए।
तो अगर हम मतलब हमारे जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि वात पित्त कफ, ये जो तीन दोषा त्रिदोषा बताए गए हैं, एक्चुअली यही है हमारे बॉडी में। इनका बैलेंस इम्बैलेंस ये चीजों से डिसीज का मतलब प्रोड्यूस होता है। तो अगर वात पित्त प्लस कफ इक्वल्स टू, अगर हम 100% अगर अज्यूम करें तो ईच ऑफ को 33.3% आएगा। इस हिसाब से अगर हम मतलब अगर डिसीज की कोई भी डिसीज का अगर हिस्ट्री के टाइम ऐसे अगर हम विचार करेंगे ना तो बहुत इजी जाता है। जैसे अगर यहाँ पे दद्रु कुष्ठ में हम पित्त और कफ का बात करेंगे तो वो एग्रीवेट हुआ है, मतलब वृद्धि या फिर क्षय होगा तभी कुछ ना कुछ मतलब डिसीज प्रोड्यूस के लिए वो वर्क करता है ना। तो यहाँ पे पित्त और कफ बड़े हैं तो हम सपोज इसको 40% पकड़ लेते हैं, पित्त 40 कफ 40%, तो बचा रिमेनिंग वात 20%, तो वो अभी क्षय हो गया है। मतलब पहले बैलेंस स्टेट में थे और अभी मतलब वात क्षय हुआ है और पित्त और कफ की वृद्धि हो गई है। तो ऐसे में ही डिसीज प्रोग्रेशन होता है, डिसीज प्रोड्यूस होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। स्प्रेड जो होता है ना, रिकरेंस जो बोलते हैं ना, तो उसकी वजह से धातु के दोषों की उसमें क्या बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट कितनी है और दोषों के साथ वो धातुओं के ऊपर काम कितना करता है, ऐसा है। तो वो उसे इस तनुजा मैम सिंपल टर्म्स तनुजा मैम इज सेइंग क्या बात है। मैं एक्चुअली यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, ये जो कंसेप्ट है हमको हमारे मेंटोर मतलब डॉक्टर अक्षय भोई सर ने बताया था, तो तब से मतलब ऐसा हो गया कि काफी क्लियर हो जाता है जो चीजें हम हिस्ट्री टेकिंग के टाइम जो होती है ना। और मैम ये भी है कि अभी अगर हमको जैसे पता चल जाए कि चल गया है कि इतना इतना परसेंटेज बढ़ गया है पित्त और कफ और वात का क्षय हुआ है, तो हम पित्त और कफग्न द्रव्य देंगे उसमें, है ना। और वात मतलब ऑटोमेटिकली सब बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। ऐसे हम कोई भी डिसीज के बारे में बात कर सकते हैं। राइट राइट राइट। बेसिकली जब हमारे पास पेशेंट आता है तो लक्षण कैसे है, मतलब पित्त के लक्षण है क्या, दाह है क्या, तोद है क्या, तो वो हम पहले देखते हैं। उसके साथ बाकी के कौन से लक्षण है उसके हिसाब से चिकित्सा हो जाती है। वैसा एक क्वेश्चन आया है की फंगल इन्फेक्शन कसे ओळखायचे नॉर्मल पर्सन असेल तर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आहे। कसं असतं की कोई भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो उसकी जो स्टार्टिंग स्टेज होती है तो उसमें खुजली आने से वो स्टार्ट होता है, ईचिंग होता है, अनइजीनेस होता है और खुजली का भी एक स्पेसिफिकेशन होता है कि आप एक बार खुजली करने स्टार्ट करेंगे ना तो वो कंटिन्युएशन में होता है। एक त्याला मराठीमध्ये म्हणतात की गोड खाज, उसको एक टर्म है मराठी में कि अगर आप खुजली करना स्टार्ट करते ना तो वो अनस्टॉपेबल होती है। और कई बार ऐसे होता है ना कि एक स्पेसिफिक लक्षण हमेशा दिखाई देता है पेशेंट में कि अगर जितना स्ट्रेस टेंशन होता है पेशेंट को उतने टाइम या फिर उतनी बार वो उनको ईचिंग होती है। तो ये जो स्पेसिफिक लक्षण है ना वो हमें जानना चाहिए कि आपको फंगल इन्फेक्शन की शायद स्टार्टिंग हो, अगर आपको ये लक्षण दिख रहा हो तो। उसी के साथ ही जो ईचिंग है वो स्पेसिफिक रात को होती है, मतलब आप जब सोते हैं तो सोने में वो ईचिंग होती है। बहुत बार आपको समस्या नहीं है लेकिन वो सोते वक्त जब ईचिंग होती है तो वो कई बार फंगल इन्फेक्शन के रिलेटेड ईचिंग होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हो तो वो फंगल इन्फेक्शन के रिलेटेड होते हैं। राइट या और मैम आई थिंक आप जो मैम एक्जिमा वगैरह के बारे में भी मतलब हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इसमें वन ऑफ द सिम्टम होता ही है बट एक्जिमा को एक सेपरेट डिसीज करके भी देखते हैं, तो आप अपने कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बताइए मैम। जरूर जरूर, क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन फंगल इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा सा और कि क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम पहले बात करते हैं कि स्पेसिफिक जो मानसून सीजन है तो उसमें कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन दिखाई देते हैं जनरली पेशेंट्स जब आते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कि रिंगवर्म्स। तो रिंगवर्म का जो टाइप है तो वो बहुत कॉमनली दिखाई देता है। तो रिंगवर्म यानी क्या, तो उसको बहुत ले मैन के टर्म में उसको दाद बोलते हैं कि जहाँ पे आपको रिंग जैसे फॉर्मुलेशंस, रिंग जैसे एक पैचेस आपके बॉडी पे आते हैं स्पेसिफिक, या वो स्पेसिफिक जो पैचेस है वो हमारे आर्मपिट्स में या फिर प्राइवेट पार्ट्स में या फिर बिलो ब्रेस्ट, बिलो लोअर एब्डोमेन, इस एरिया में ही वो आते हैं जहाँ पे फोल्ड ज्यादा हो, जहाँ पे आपका पसीना जो है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर पसीना जहाँ पे ज्यादा आता है तो उस एरिया में वो पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो उसको रिंगवर्म बोलते हैं और उसका स्पेसिफिक ऐसा होता है कि वहाँ पे रक्त की दूषित बहुत ज्यादा होती है और वो जो है ना तो वो उसका एक स्पेसिफिकेशन है कि उसको उसका जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा ब्लैकिशनेस होता है और उसके साइड में जो है वो बॉइल्स आने लगते हैं, फिर रेड ऐसे छोटे छोटे उसमें बॉइल्स आते हैं और वो बहुत ज्यादा ईचिंग होता है उसमें।
तो रिंगवर्म सबसे कॉमनली दिखाई देने वाला इस मॉनसून में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद सबसे पेशेंट जब बोलते हैं कि उनके टो में या फिर उनके जो पैर तो के नाखून है, हाँ, तो वहां पे कट्स आने लगते हैं या फिर वहां पे बहुत हम्म। ज्यादा ईचिंग आने लगती है। तो उसका कारण भी यही होता है कि जो हमारे बारिश का जो पानी होता है या फिर जो गंदा पानी होता है, तो अगर उसमें बहुत ज्यादा कांटेक्ट आता है आपके पैरों का, और अगर डैम आपके पैरों के प्लेसेस। डैम प्लेसेस, हाँ, और अगर आप ऐसे शूज पहनते हैं कि जो बहुत ज्यादा टाइट हो, जहाँ पे आपका पैर जो है वो बहुत पूरे दिन अगर गीला रहता है, तो उसके कारण के वजह से आपके पैरों में छाले पड़ना या फिर पैरों के जो नाखून है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। वो जो उसका एक सॉफ्टनेस या फिर ब्रिटलनेस है वो चेंज होके इरेगुलर पैटर्न्स में होना, या फिर ऐसे जो नेल में भी यस। यूनिफॉर्मिटी आने लगती है। तो ये बहुत कॉमनली मानसून में दिखाई देता है। और पैरों के बीच में, मतलब पैरों के जो दो फिंगर्स के बीच के जो अंतर होता है, वहां पे इचिंग होना, हम्म। कट्स होना, वहां से ब्लीडिंग होना, तो ये बहुत कॉमनली मानसून में दिखाई देता है। वो भी फंगल इन्फेक्शन का ही एक प्रकार है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आप जब भी बाहर से आते हैं तो आपके पैरों की हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता होता है या फिर बहुत सारे लोग इस चीज़ को गर्म पानी में पैर डुबा के वगैरह रखते हैं, नमक का पानी वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा वो इचिंग है वो कम होता है। लेकिन एक चीज़ आप थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। आयुर्वेदा में क्या बोला है कि आयुर्वेदा में नमक जो बोला या फिर जो लवण बोला है, तो वो इन्फेक्शन करने के लिए कारणीभूत बोला है। तो उसके अलावा अगर आप त्रिफला जैसे औषध का काढ़ा बना के अगर उसमें पैर डुबा के रखते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़, और जो पैरों की स्किन है, तो वो स्किन के लेयर्स निकालने के लिए, वहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरल जो भी चीज़ें हैं, फंगल इन्फेक्शन जो भी है वो निकालने के लिए और वो कम होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो नमक का पानी यूज़ करने के अलावा अगर आप त्रिफला क्वाथ यूज़ करते हैं या फिर खदीर चूर्ण पता होता है, अगर खदीर चूर्ण का क्वाथ यूज़ करते हैं या फिर विडंग का चूर्ण पानी में डाल के यूज़ करते हैं, तो भी उसका राइट। रिजल्ट जो बहुत अच्छा आता है। ये तो बहुत मेडिकेटेड चीज़ है। अगर वो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे सबके घर में हल्दी तो होती ही है। तो हल्दी का पानी या फिर हल्दी का काढ़ा भी अगर आप बना के उसमें पैर डुबा के रखते हैं ना, तो आपके पैरों के हाइजीन मेंटेन होने के लिए बहुत ज़्यादा मदद होती है। और इसी के साथ ही जो डेड स्किन है, जो आपके नाखून के अंदर जो भी डर्ट जाता है, तो वो निकलने के लिए और ओवरऑल आपकी स्किन, पैरों की स्किन अच्छे रखने के लिए उसका बहुत ज़्यादा उपयोग आज तक देखा है। ऐसा तो ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मानसून में बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई देती है। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर मृणाल, कि मानसून में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं? यस मैम, आपने ऑलरेडी 2 महीने में इसके पे तो ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। या आई थिंक मैम, जो बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है रिगार्डिंग, मतलब मिसकंसेप्शन नहीं बोल सकते, एक्चुअली लोगों में अवेयरनेस नहीं है अबाउट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा, है ना। तो मोस्टली जब फंगल इन्फेक्शन होता है, उनको ऐसे लाइक इचिंग वगैरह बहुत हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट शुरू होती है। स्पेशल मैं ये मॉडर्न के बारे में बताना चाहूंगी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मॉडर्न से ठीक होता नहीं है, ऑब्वियसली ठीक होता है, बट स्प्रेडिंग अवेयरनेस। हाँ, एक्चुअली अगर कोई इन्फेक्शन को अगर 2 मंथ्स टाइम लगने वाला है रिकवर होने के लिए, तो उसको डॉक्टर बराबर सब चीजें बताते हैं समझा के। लेकिन एक रिसेंटली मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, उसमें ऐसा था कि 1 एक्स्ट्रा मंथ हमको देना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एंटी फंगल ट्रीटमेंट। एंटी फंगल जो भी हम कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल देते हैं, हम जो ड्रग्स, साथ में जो स्टेरॉइड एप्लीकेशन होते हैं, पाउडर्स या फिर ऑइंटमेंट, तो उससे काफी रिलीफ होता है, बट वो टेम्परेरी रिलीफ होता है। मतलब जब तक तुम शुरू रख रहे हो ट्रीटमेंट, दैट इज ओके। जैसे आज अगर ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो 2-3 बार वो उसकी रिकरेंस ही हो जाते हैं, मतलब पानी फैल जाता है काइंड ऑफ। तुम आपने जो भी 2 महीने की ट्रीटमेंट ली है, हाँ, उसका एक बहुत तो इम्पोर्टेंट रीजन है। ठीक है, आप कंटिन्यू करो, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ये उसमें मैम बस यही दिया था कि जैसे आपको लग रहा है कि हाँ अभी कंप्लीटली कवर हो गया है इन्फेक्शन, तो उसके बाद आपने 1 मंथ एक्स्ट्रा देना चाहिए, सो दैट वो कंप्लीटली कील हो सके। मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत रह ही जाता है बॉडी में जो फंगस है, तो इसलिए वो 1 मंथ अगर अपन एक्स्ट्रा देते हैं तो वो कंप्लीटली क्योर हो सकता है। हाँ, उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है ना कि कैसा होता है कि फंगल इन्फेक्शन, ये जो बात है तो वो एकदम टॉपिकल रहती है। टॉपिकल इसका अर्थ क्या है कि स्किन के एकदम ऊपर वाले लेयर तक, बहुत हमारे स्किन के 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है।
जो बाकी के स्किन डिसीज होते हैं ना, तो वो कभी कभी कैसे होता है कि 7 के 7 सारे लेयर्स को डैमेज करते हैं, या फिर उसमें से 3 लेयर्स को डैमेज करेंगे। अलग अलग स्किन डिसीज के अलग अलग फॉर्म, अलग अलग टाइप्स होते हैं, या फिर अलग अलग वो कितने लेयर तक जाएगा वो होता है। फंगल इन्फेक्शन का कैसा है ना, वो बहुत टॉपिकल होता है, वो बहुत ऊपर तक ही रहता है हमारे, अगर इनिशियल स्टेज में हो तो जब भी हम फंगल इन्फेक्शन में कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं या फिर कोई इट्राकेनाजोल, ये जो चीजें है, ये जो टैबलेट्स है वो जो लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो फंगल इन्फेक्शन के बेस या फिर रूट्स बोलते हैं, जिसको माइसेलिया बोलते हैं, ठीक है, उसको टेम्पररी के लिए उसका काम जो है वो कम कर देता है, या फिर उसका काम स्टॉप कर देता है, जब तक आप कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं तब तक, या फिर जब तक आप कोई टैबलेट खाते हैं तब तक, ठीक है, तब तक उसका काम है वो एक क्या बोलते हैं टेम्पररी बंद होता है। जिस टाइम आप ऑइंटमेंट लगाना बंद करते हैं या फिर जिस टाइम आप टैबलेट्स खाना बंद करते हैं, तो वो फिर से रीएक्टिव होता है। माइसेलिया जो है ना, वो कम होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रहता है, क्योंकि वो स्किन के अंदर रहता है, और जो स्किन के ऊपर रहता है ना, वो अपने को जो दिखता है वो फंगल इन्फेक्शन होता है। और जब भी हम ट्रीट करते हैं तो बस ऊपर वाला लेयर है वो, जैसे क्या बोलते हैं कि स्क्रबिंग कैसे होता है, वैसा वो बस स्क्रब हो जाता है। लेकिन जो स्किन के अंदर है माइसेलिया, जिसको रूट्स बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन का, तो वो कम होने के लिए इट टेक्स 6 to 8 months। तो उतना पेशेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको डीएक्टिवेट करने के लिए उतना टाइम लगता ही लगता है। अगर आप कोई भी अगर आप आयुर्वेदिक भी मेडिसिन लेते हैं ना, तो भी माइसेलिया को कम करने के लिए, उसको पूरा स्क्रैप आउट करने के लिए उतना टाइम जाता है। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे एक अच्छा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि माइसेलिया कैसे कम होते हैं, या फिर जो रूट्स उसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वो कैसे निकलते हैं। तो आयुर्वेद में उद्वर्तन करके हमारे दिनचर्या में बोला है। तो उद्वर्तन यानी क्या, उसको अगर हम सिंपल फॉर्म में, सिंपल वे में देखेंगे तो जैसे हम दिवाली में उपटन लगाते हैं या फिर उठन लावतो आपण दिवाळीमध्ये, तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हम रोज नहाते वक्त हमारे पूरे बॉडी को लगाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, तो उद्वर्तन उसको बोलते हैं। तो उद्वर्तन में यूज होने वाले जो दवाई होती है, तो वो हमारे स्किन के लेयर्स को पूरा क्लीन करती है, या फिर एक स्क्रबिंग का एक्शन करती है। उसी के साथ ही जो डेड के सेल्स होते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन में जो ऊपर फंगल इन्फेक्शन जो प्रेजेंट है, उसको पूरा स्क्रब करता है। तो अगर हम उद्वर्तन का यूज करते हैं टू क्योर फंगल इन्फेक्शन, तो ये जो माइसेलिया के ऊपर काम होता है ना, स्किन के अंदर जो उसके रूट्स है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। और जो 6 to 8 months लगने वाले होते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता है। और 3 to 4 months में टोटल फंगल इन्फेक्शन आज तक कम हुए देखे गए हैं। और इसी के साथ ही माइसेलिया अगर कम होता है ना, तो रीअकरेंस नहीं होता, क्योंकि हम ऊपर का लेवल स्क्रैप करते हैं, लेकिन उसके बाद माइसेलिया की वजह से फिर से वो फंगल इन्फेक्शन उत्पन्न होने वाला है। तो उद्वर्तन से क्या होता है, तो दवाई की वजह से वो हमारे स्वेट पोर्स से, स्किन के पोर से अंदर जाके पूरा वो काम करके माइसेलिया कम करके फंगल इन्फेक्शन फ्रॉम रूट्स जो बोलते हैं ना, वो पूरा क्योर करता है। इसलिए ऐसा बोलते हैं ना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से फ्रॉम रूट वो काम होता है। तो ये बहुत रूट कॉज पे काम करता है। या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों रिकरेंस होता है, या फिर क्या करना चाहिए रिकरेंस स्टॉप करने के लिए। ये मैं शेयर करना चाहती थी। यस मैम, एक्चुअली पैथी कोई भी हो, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड रहना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी वो ठीक होता है, आयुर्वेदा से भी, और बाकी भी जो होम्योपैथी और जो भी सारी पैथीज है हमारे यहाँ पे। और वैसे भी एक रेफरेंस आया है सुश्रुत संहिता में, उसमें कहा गया है कि जो वैद्य बहुशास्त्री, एक मिनट, एम आई ऑडिबल? या मृणाल, आपका आवाज एकदम परफेक्ट है। ओके हाँ, तो एक रेफरेंस आया है कि जो वैद्य बहुशास्त्री होता है वो ज्यादा सफल होता है देन अदर्स। तो मतलब अगर हम दूसरे पैथी का भी नॉलेज रखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो वो जरूर काम में आएगा, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक सेकेंड। नमस्ते संजय सर। संजय से हाय कर रहे थे, तो जस्ट मैंने इंटरप्ट किया। नमस्ते सर। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ओके, कंटिन्यू मृणाल। यस, तो वही मैं बता रही थी मैम कि चाहे कोई भी पैथी आप यूज कर रहे हो, बस रिजल्ट ओरिएंटेड आपने होना चाहिए। तो ऑब्वियसली रिजल्ट मतलब सक्सेसफुल तो होना ही है। करेक्ट। मृणाल, मुझे तो मैम और एक क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में, हम वन बाय वन लेते जाते हैं उसको। श्योर। एक रिसेंट मुझे क्वेश्चन दिख रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ उद्वर्तन। तो कैसा है ना कि उद्वर्तन बहुत टाइप्स के होते हैं। आपके पेशेंट में कौन सी किस अवस्था है दोष की, या फिर
किस चीज का मतलब फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन वो कौन सा टाइप का है, कौन से दोष इन्वॉल्व है, वो देख के अगर आप उद्वर्तन भी बनाते हैं ना मेडिसिन का कॉम्बिनेशन करके, तो भी यूजफुल होता है। उसी के साथ ही त्रिफला का उद्वर्तन बहुत अच्छा काम करता है फंगल इन्फेक्शन में। उसके बाद क्रूमिग्न द्रव्य, मतलब हमारे चरक आचार्य के महाकषाय में क्रूमिग्न द्रव्य है, कंडुग्न द्रव्य है, तो उसको भी अगर आप पेशेंट के सिम्टम्स के साथ अगर देते हैं तो भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आपके पेशेंट में क्या क्या लक्षण है, कौन से दोष इन्वॉल्व है, अवस्था रक्तगत गई है कि नहीं गई है, तो वो सब देख के अगर आप उद्वर्तन बनाते हैं तो भी चलता है। नहीं तो त्रिफला का उद्वर्तन भी बहुत अच्छा काम करता है। उसमें बस आम्र हरिद्रा मिक्स करके अगर आप मिक्स करते हैं ना, तो त्वचा के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। जैसे बोलते हैं ना कि रिजुविनेशन ऑफ सेल्स या फिर रिजुविनेशन का जो कार्य है वो आम्र हरिद्रा से बहुत अच्छा होता है। तो पेशेंट के हिसाब से अगर आप उद्वर्तन बनाते हैं तो वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके। और बहुत सारे क्वेश्चन? क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। रक्तगत विच विकार हो, मेडिकेशन? हाँ रक्तगत विकार हो तो रस धातु को लेके ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऑब्वियसली रस धातु को लेके ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। रक्तगत भी अगर विकार होता है ना, तो भी कोई भी व्याधि की अगर हम चिकित्सा करते हैं तो 2-3 चीजों में बहुत ध्यान में देना चाहिए कि पेशेंट की अग्नि कैसे है, आपके पेशेंट की, उसके बाद उसकी अग्नि कैसे है, उसके बाद उनका खाने पीने की क्या बोलते हैं लाइफ स्टाइल कैसे है वो पहले देखना चाहिए, उनकी मल प्रवृत्ति कैसे है ये देखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट को भूख अच्छी लग रही है लेकिन आहार रस जो निर्मित है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो आपको अगर पेशेंट को कोई भी व्याधि हो लेकिन आपको आहार रस धातु के ऊपर काम करने वाले दवाई से अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, तो बाकी के जो धातु है उत्तरोत्तर जो धातु है तो उनका निर्माण होना या फिर उनका जो कार्य है तो वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो कोई भी व्याधि में अगर आप रस के ऊपर काम करते हैं, अग्नि के ऊपर काम करते हैं, तो रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। तो रस के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंड्स कि पेशेंट के लक्षण क्या है वो भी देखना जरूरी है। यस मैम। अवभाहुक में अग्निकर्म कब करेंगे? ओके। टॉपिक डिविएटेड होता है थोड़ा सा। एग्जैक्ट। लेट्स स्टिक टू स्किन डिसीजेस ओनली टुडे। आई थिंक इसके पहले देशमुख सर के साथ एक हमारा लाइव सेशन हो चुका है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। यस यस। तो आई थिंक मैम यहाँ के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। हाँ मैम जैसे अभी हमने शमन चिकित्सा या फिर आपने कुछ चीजें तो इसमें बता दी है, लेकिन संशोधन चिकित्सा का बहुत इम्पोर्टेंस है कुष्ठ में, या फिर तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? यस कैसा होता है ना कि कोई भी आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम कोई भी चिकित्सा करते हैं तो शमन और शोधन दोनों का काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। शमन चिकित्सा हमारे व्यूवर्स के लिए मैं बताती हूँ कि शमन चिकित्सा यानी क्या, तो जो आप दवाई खाते हैं या फिर जो आपके शरीर में जाके काम करती है, आपके जो धातु है, आपके जो अग्नि है उसके ऊपर जो काम करती है, या फिर इंटरनल मेडिसिन के फॉर्म में जो होता है उसको हम शमन चिकित्सा बोलते हैं। और शोधन चिकित्सा में पंचकर्म जैसे चिकित्सा जो होती है उसको हम शोधन में, यानी जो भी दोष आपके शरीर में है उसको बाहर निकालने के लिए जो चिकित्सा की जाती है तो उसको शोधन यानी क्या, तो आपके शरीर की शुद्धि, उसको शोधन बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो उसके लिए बहुत प्रकार के पंचकर्म होते हैं। तो पंचकर्म का महत्व क्या है कोई भी व्याधि की चिकित्सा करने में, तो पंचकर्म कैसा है ना, तो आपके शरीर में जो दोष है उसको बाहर निकालने के लिए पंचकर्म का बहुत ज्यादा महत्व है। व्याधि कौन सा है, आपके लक्षण कैसे है, आपका शरीर बल दोष, ये सब देख के हम पंचकर्म डिसाइड करते हैं। अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो हमें कौन सी शोधन करना चाहिए, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बस्ती चिकित्सा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल देखा गया है कि अगर हम बस्ती करते हैं तो बस्ती में कौन सी बस्ती करनी चाहिए, तो क्रूमिग्न महाकषाय है या फिर क्रूमिग्न जो द्रव्य है अगर हम उसका बस्ती देते हैं पेशेंट को तो कोष्ठ शुद्धि तो होता ही होता है। और कोई भी त्वचा रोग के आयुर्वेद के हिसाब से कृमि के बिना और आम या फिर क्लेद के बिना कोई त्वचा रोग हो ही नहीं सकता, ऐसे बोला गया है। तो अगर हम कृमिग्न द्रव्य की अगर बस्ती देते हैं या फिर उसका काढ़े की बस्ती देते हैं तो कृमि जो है तो उसके ऊपर काम करता ही करता है, लेकिन आपकी अग्नि को प्रज्वलित करता है, आपकी अग्नि के ऊपर काम करता है।
उसी के साथ ही शरीर में जो क्लेद है उसको कम करने के लिए या फिर उसके ऊपर काम करने के लिए बस्ती का बहुत ज्यादा अच्छा उपयोग आज तक देखा गया है। कोष्ठ शुद्धि होने के बाद अग्नि प्रज्वलित होता है और उसी के साथ ही आपका जो रक्त धातु है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा कार्य देखा गया है। एक जो है ना वो प्रैक्टिकली हमने आज तक किया है कि छोटे बच्चों में जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है या फिर बहुत छोटे बच्चों में देखे जाते हैं कि उनके फेस के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स आते हैं जो क्रूमिंग का लक्षण बोला गया है। हाँ, या फिर उनकी अग्नि विकृत रहती है, भूख कभी लगती नहीं लगती है, तो ऐसे बच्चों में हमने दाढ़ीन जो त्वक रहता है, पोमेग्रेनेट का जो स्किन होता है जो हम फेंक देते हैं, तो उसके काढ़े की बस्ती दी गई, उसका काढ़ा बना के फिर उसमें करंज तेल स्पेसिफिक मात्रा में डाल के उसकी बस्ती दी गई है। तो वो बस्ती देने के बाद ऐसा देखा गया है कि कृमि मोशन के थ्रू पूरे के पूरे निकलते हैं, ऐसा है। तो उसका आज तक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो अनेक पेशेंट के लक्षण देख के बहुत सारे दवाइयों का हम कॉम्बिनेशन या फिर जो कषाय है, कृमिग्न द्रव्य है, उसके अगर बस्ती देते तो बहुत अच्छा रिजल्ट आज तक मिला है। उसी के साथ ही विरेचन जो है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। विरेचन जो है वो आपके शरीर के अंदर जो पित्त है, विकृत पित्त है, तो उसके ऊपर तो काम करता ही करता है, उसी के साथ ही रक्त के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो ये दो चीजें हैं कि जो कोई भी स्किन डिसीज या फिर फंगल इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कृमि और क्लेद के साथ। ठीक है, तो जब भी विरेचन का हम प्लान करते हैं फिर विरेचन का पेशेंट को देते हैं तो वो भी हमारे अग्नि के ऊपर काम करता है, हमारे कोष्ठ के ऊपर काम करता है, हमारे रक्त के अंदर जो विकृत पित्त है या फिर रक्त की जो दुष्टि है तो उसके ऊपर कार्य बहुत अच्छे तरीके से करता है और डिसीज को रीअकर होने से क्या बोलते हैं, बचाता है या फिर दूर रखता है। जैसे कि रक्त के अंदर की अगर उष्णता कम होती है ना, तो ये जो रीअकरेंस वाला पार्ट है या फिर जो प्रोग्रेशन है कोई भी फंगल इन्फेक्शन का हो या फिर कोई भी स्किन डिसीज का हो, तो वहां पे हम टैकल कर सकते हैं। उसी के साथ ही विरेचन का तो कार्य अच्छा है, सीरावेद करते हैं या फिर रक्त मोक्षण करते हैं, विविध प्रकार से रक्त मोक्षण होता है। ये कैसे ना कि कंडीशन वाइज ये सब पंचकर्म होते हैं कि कौन सा पंचकर्म डिपेंड्स होता है, या लेकिन एक जनरल आइडिया पेशेंट को होनी चाहिए, इसके लिए हम आज यहाँ पे बता रहे हैं। तो रक्त मोक्षण हो, सीरावेद हो, तो उसका भी जो रिजल्ट है बहुत अच्छा स्किन डिसीज में, फंगल इन्फेक्शन में आज तक पाया गया है। दूसरी बात, बहुत प्रैक्टिकल चीजें, बहुत प्रैक्टिकल पेशेंट के ऊपर हम करते हैं, तो नस्य का भी उपयोग बहुत अच्छा आज तक देखा गया है। तो नस्य करते वक्त संध्या साबन का नस्य दिया है, उसके बाद कृमिग्न चूर्ण का नस्य दिया गया है। तो ये जो बहुत अलग अलग वे में हम चिकित्सा देते हैं ना, तो उसका यूज पेशेंट के ऊपर फंगल इन्फेक्शन जो है उसको कम करने के लिए तो होता ही है, लेकिन रीअकरेंस ना हो, पेशेंट का जो स्किन टोन है, स्किन का जो सेल्युलर लेवल है, क्या बोलते हैं त्याचं रिज्युविनेशन म्हणतो आपण त्याला, या फिर जब कभी भी बहुत बार ब्लैक पैचेस होते हैं तो वो पैच कम करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से हम पंचकर्म का यूज इसमें कर सकते हैं। राइट मैम। और इसके बारे में मैंने एक चीज सुनी थी, मतलब यहाँ पे मैं फंगल इन्फेक्शन पर बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर कोई भी स्किन डिसीज अगर हो तो उसमें शमन चिकित्सा से बेटर कभी भी आभ्यंतर शुद्धि होती है, मतलब जो पंचकर्म में बताया गया है। दोनों हैंड इन हैंड है, मतलब अगर आप शमन चिकित्सा भी देते हैं, मतलब दवाई भी देते हैं और उसके साथ अगर पंचकर्म करते हैं तो ऍट अ टाइम पेशंट के ऊपर क्या बोलतात डबल त्याचा मेडिसिनचा असर होतो, असं आहे। तो रिजल्ट अच्छा मिलते हैं और रिजल्ट बहुत पेशेंट को रिलीफ बहुत अच्छा मिलता है। तो दोनों भी अपने अपने तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम दोनों भी एक साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा म्हणजे हे किंवा हे असं इट्स नॉट काय म्हणतात त्याला, हे बेटर आहे की दोनों कॉम्बिनेशन करके दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पे बहुत इम्पॉर्टंट है। आणि आतापर्यंत म्हणजे आम्ही जेव्हा ट्रीटमेंट करतो ना, तर दोन्ही पण त्याचा इवन शमन चिकित्सा भी उतनी ही इम्पॉर्टंट है। अगर आप कोष्ठ शुद्धि करते नहीं है तो पंचकर्म म्हणजे पुढे जाऊन तुम्हाला विरेचन द्यायचं असेल तर तुम्हाला पहिले कोष्ठ शुद्धी करणं किंवा अग्नि प्रज्वलित करणं, तर हे आपण फक्त इंटरनल मेडिसिननेच करू शकतो किंवा पथ्यामध्ये ठेवणं, तर ह्या सगळ्या गोष्टींच्या वेळेस आपल्याला शमन औषधांचा खूप इम्पॉर्टंट रोल है। उसी के साथ ही शोधन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, तो दोनों का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है। और मैम एक अपने जो 7 लेयर्स ऑफ स्किन होता है और उसका गट के साथ भी कोरिलेशन बताया गया है। Correct. मतलब ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो उसका डायरेक्टली रिलेशन स्किन के साथ बताया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर स्किन डिसीजेस में हम संशोधन करेंगे, आभ्यंतर शुद्धि करेंगे,
तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। यस यस। और एक मैम मुझे क्वेश्चन दिखा था स्टार्टिंग में अबाउट मतलब हम विरुद्ध अन्न के मतलब बारे में वो बात तो कर रहे थे ना, तो बताना उसमें ही एग्जैक्टली बताना, क्या आहार पे होंगे? आना ही है। यस वो यस हाँ, पथ्य अपत्य में हम कवर करेंगे। वो तो यस, वो तो उसके ऊपर हम बात करने ही वाले हैं। कैसा होता है ना कि कोई भी स्किन डिसीज हो, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, तो उसका कारण सबसे इम्पोर्टेंट आयुर्वेदा के हिसाब से बोला है कि आप आहार क्या कर रहे हो, आपका खाना पीना कैसे, आप कोई भी चीज किस वजह से खा रहे हो। अभी आयुर्वेदा में विरुद्ध आहार करके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला है। तो विरुद्ध आहार यानी क्या? तो दो चीज जो अलग अलग क्या बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी की हो या फिर अलग अलग गुण की हो, अगर आप उसको मिक्स करके खाते हैं तो वो एज अ पॉइजन या फिर एज अ करके काम करता है और आपके शरीर या फिर आपके स्किन को बहुत खराब करता है। तो कौन विरुद्ध आहार में क्या क्या आता है? तो अगर आपने फिश सेवन किया तो उसके साथ अगर आप यस दूध पीते हैं या फिर अगर आप कोई भी फ्रूट एंड मिल्क खाते हैं, तो उसका उदाहरण ये है कि अगर आप मिल्क शेक की चीज ऐसी है कि उसमें फ्रूट और दूध ये मिक्स करके बनाया जाता है। तो आयुर्वेदा के हिसाब से कोई भी फ्रूट दूध के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो विरुद्ध है। उसी के साथ ही जो क्या बोलते हैं कि शिळ अन्न ज्याला म्हणतो आपण, वो रक्त को खराब करने के लिए बोला गया है। यस ये जो दो तीन चीजें होती है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप उसका सेवन करते हैं, बहुत लगातार सेवन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे अगर आप उसका सेवन करते हैं ना, तो आपको स्किन डिसीज के हेतु बोला गया है कि स्किन डिसीज होने के कारण जो है ना, तो उसमें बोला गया है। बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लोग बहुत अलग अलग वे में बहुत मिक्स करके चीजें खाते हैं, हमें पता नहीं होता कि, लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है ना, वो स्किन खराब करने के लिए फिर स्किन डिसीज होने के लिए बहुत कारणीभूत होता है। ऐसा तो सबसे कॉमनली हम देखते हैं कि फिश बनाते वक्त उसमें दही मिक्स करते हैं या फिर चिकन बनाते वक्त उसमें दही मिक्स करते हैं। तो ये भी चीज है ना, तो वो भी विरुद्ध अन्न में ही उसको कंसिडर करना चाहिए और उसका सेवन जो है ना वो नहीं करना चाहिए। जिस दिन अगर आप फिश खाते हैं तो उस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर दूध मिला के नहीं खाना चाहिए। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स खाते वक्त बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उसके ऊपर नमक या फिर मसाला स्प्रिंकल करके खाते हैं ताकि टेस्ट अच्छा आए, लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से वो विरुद्ध आहार बोला गया है। फ्रूट जो है ना, तो उसमें नेचुरल सॉल्ट्स और शुगर प्रेजेंट होते हैं और ऊपर से अगर आप उसमें नमक या फिर अगर मसाला डाल के छिड़क के खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए और हमारे अग्नि के लिए अच्छा नहीं होता। और स्किन खराब होने के लिए या फिर स्किन खराब करने के लिए, रक्त को दूषित करने के लिए वो एक कारण बोला गया है। तो ये चीज जो है वो हम अवॉइड करना चाहिए। उसी के साथ हम देखते हैं ना कि खाना खाते वक्त हमारा जो इंडियन फूड पैटर्न है, तो उसमें जो नॉर्मल लेवल है, चपाती चपाती सब्जी दाल राइस, इसके अलावा अगर आप फरसान खाते हैं, इसके अलावा अगर आप खाने में उसके साथ अगर कोई जंक खाते हैं, तो ये भी विरुद्ध में ही मानना चाहिए क्योंकि वो चीज इनकम्फर्टेबल है। वो उस टाइम नहीं खानी चाहिए, वो सेपरेटली खानी चाहिए, उसका टाइम अलग से होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खाना खाते वक्त कौन से कॉम्बिनेशन से खा रहे हैं, क्या क्या चीज खा रहे हैं, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत माइंडफुली चीजें खानी चाहिए। तो ये सब जो है ना वो विरुद्ध आहार में आता है। आप इसके बारे में और क्या एड ऑन करना चाहती है? मैम आपने सब कुछ कवर कर लिया ऑलमोस्ट। मुझे क्या पे क्वेश्चन दिख रहा है, मोस्ट ऑफ ओके। द पेशेंट वी सी रिकरेंस ऑफ टीनिया वर्सिकलर, सो प्लीज डू गाइड। तो इसके बारे में मैं एक मतलब ऐसा है कि अभी हम जैसे आयुर्वेदा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेदा मतलब हम अब मतलब कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी आप टीनिया वर्सिकलर इज अ डायग्नोसिस ऑफ मॉडर्न, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि टीनिया वर्सिकलर की जो टीनिया वर्सिकलर की जो हम ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना? तो ये एक बेसिक इसमें कैसा डिफरेंस है ना, याद रखना चाहिए। अगर आप डॉक्टर है तो आप आपने ये देखना चाहिए कि पेशेंट को लक्षण क्या है, उसमें कौन से यस यस दोष इन्वॉल्व है, अग्नि कैसी है पेशेंट की, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। इस हिसाब से अगर आप जाते हैं ना, तो चिकित्सा करने के लिए, चिकित्सा प्लान करने के लिए भी उतना ही ईजी हो जाता है। अगर आप मॉडर्न की टर्म लेते हैं, उसके ऊपर विचार आयुर्वेद से करते हैं, तो वो बहुत मिसमैच होता है, वो विरुद्ध हो जाता यस है। यस यस ऐसा है। तो गो बाय आयुर्वेदा वे, या आप हेतु देखिए, आप बाकी लक्षण देखिए, तो बहुत इजी हो जाएगा। क्यों विरुद्ध बनाना है आपको इसमें? या राइट। या एक आई एक थिंक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि चाय चपाती बीइंग कॉमनेस्ट विरुद्ध अन्न। बहुत बहुत यस।
पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि लेकिन चाय एंड चपाती, चाय और दूध इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ विरुद्ध अन्न। क्यों? क्योंकि हम जब चपाती आटा बेलते, अगर आपने बनाई होगी कभी चपाती तो उसमें ऑब्वियसली मैम। जब ओके, जो जिन जिन लोगों को पता नहीं होता कि चपाती का आटा कैसे बनाते, तो चपाती के आटा में भी नमक डालते हैं, ठीक है। और राइट। ऐसा बोला गया है कि दूध और नमक नहीं खाना चाहिए, वो विरुद्ध होता है। तो चपाती के अंदर प्रेजेंट जो फट नमक है जाता ना, है। फट जाता है, हाँ, तो नमक की वजह से और चाय में प्रेजेंट दूध की वजह से वो विरुद्ध होता है। और रक्त को दूषित करने का सबसे इम्पोर्टेंट सब मतलब वन अमॉन्ग द इम्पोर्टेंट कारण बोला है। तो अगर फैक्टर। आपको चाय चपाती खाने की आदत है, तो आप ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी चपाती के अंदर नमक ना हो, या फिर अगर चाहिए तो सेंधव नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन चाय चपाती इज ऑल्सो कंसिडर अंडर विरुद्ध आहार, तो ये ध्यान और देना एक चाहिए आपको। मिल्क एंड बनाना ऑल्सो विरुद्ध अन्न, या यस। नॉट ओनली जस्ट मिल्क एंड आई बनाना, थिंक लेकिन कोई भी फ्रूट, हाँ, हाँ, कोई भी फ्रूट ऑलमोस्ट सारे इज फ्रूट्स, कंसिडर। उसमें भी सिर्फ मैंगो एक एक्सेप्शन दिया है, हाँ, वो भी एक्सेप्शन, राइप मैंगो आई थिंक। राइप्ड मैंगो, यस यस। हाँ, सिर्फ वही हम ले सकते लेकिन हैं, वो मतलब उसमें हम मैंगो शेक ले हाँ, सकते हैं, नहीं बाकी लेना कोई भी चाहिए शेक। एक्चुअली, अच्छा। नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए, लेना होगा तो थोड़े मात्रा, उसका मात्रा बोला है। आपण पिताना किती पितो, ओके। आपण 2-2, 3-3 ग्लास पितो तो उतना नहीं पीना है। तो उसका एक यस। मात्रा है कि एक फुल पात्र, यानी जो क्या बोलतात त्याला, मला हिंदी वर्ड नाही माहिती, मराठीमध्ये त्याला एक फुल फुल पात्र ग्लास। म्हणतात। हा, फुल ग्लास नाही, तांब्याच्या वरती ते छोटा ग्लास ठेवतात ना, ओके नो, आता आय डोंट नो नो मला आयडिया, हिंदी, सॉरी मी पण प्लीज मराठीच आहे. या तांब्या आणि भांड म्हणतात येस. त्याला, तर ते फुलपात्र है ना, तेवढंच फक्त सेवन करायला पाहिजे। और इवन आमरस जो बनाते हैं ना, तो उसमें भी मरीच डालते हैं, उसमें एला डालते हैं, उसमें जायफल डालते हैं, इसलिए वो विरुद्ध की तरह बिहेव नहीं करता। तो प्रक्षेप जो बोला है ना, तो वो प्रक्षेप इम्पोर्टेंट है उसमें। यस मैम। हाँ, इसलिए वो विरुद्ध में नहीं जाता। इस प्रक्षालन यूजफुल इन स्किन इन्फेक्शन, किस टाइप का प्रक्षालन प्रयोग कर सकते हैं? आई थिंक मैम त्रिफला, आई थिंक हाँ, प्रक्षालन कॉमनली मतलब यूज। हाँ, धावन करतो ना आपण, नक्कीच राइट करतो। यस, धावन से क्या होता मैम, है, धावन, त्रिफला के अलावा हाँ। हाँ, धावन तो अच्छा ही है, त्रिफला यूज करते हैं, क्रूमिंग ना कंडुकना बहुत कॉमनली मैं खुद यूज करती हूँ, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। आप विडंगा का ले सकते हैं, या फिर आप सिंगल सिंगल जो भी क्रूमिंग द्रव्य बोले हैं, जो भी कंडुक द्रव्य बोले हैं, तो अगर उसमें से भी अगर सिंगल सिंगल द्रव्य का भी अगर आप काढ़ा बना के धावन करते हैं ना, तो भी उसका यूज अच्छा है। धावन से अच्छा मुझे उद्वर्तन, स्पेसिफिक टू बी पर्सनल यस। ये मेरा राय है कि उद्वर्तन का एक्सपीरियंस। यूज मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कैसे ना कि उद्वर्तन से वो जो घर्षण होता है, तो वो घर्षण है, वो फ्रिक्शन है, तो उसका कार्य बहुत अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो स्क्रैपिंग एक्शन उससे होता है। धावन कैसा है ना कि धावन बस वो ऊपर ऊपर से वो धावन काय म्हणतात त्याला, बस त्या वरतून वरतून जातं। सो आई वुड प्रेफर उद्वर्तन देन धावन। लेकिन ठीक है, मतलब आप धावन कर सकते हैं बहुत अलग अलग मेडिसिन यूज करके। विडंग का अच्छा है, खदीर का अच्छा है, सोरासिस जैसे कंडीशन में खदीर का धावन किया जाता है, ताकि वहाँ का जो क्लेद है वो कम करने के लिए। खदीर को क्लेदग्न द्रव्य में सबसे इम्पोर्टेंट बोला गया है, क्रूमिंग द्रव्य में इम्पोर्टेंट खदीर बोला गया है। तो खदीर का धावन वहाँ का जो स्त्राव है, अगर आपके कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज में अगर स्त्राव होता है, पूय है, तो खदीर का यूज बहुत अच्छा है। तो आप कंडीशन देख के आप मेडिसिन यूज कर कर सकते सकते हैं। हैं हाँ, डेफिनेटली। बेसिक जे आहे ते त्रिफळा आहे की जे सगळ्यावरती काम नक्कीच करतं। और एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी मैम, जैसे दद्रू को स्पेशली हमने फंगल इन्फेक्शन से कोरिलेट किया था, तो उसमें भी चरक में एक रेफरेंस आया अबाउट एडगज, मतलब चक्रमर्द उसका रोगाधिकार बताया है, तो वो भी हम मतलब उसका भी प्रयोग कर सकते हैं डेफिनेटली। मैं एक चीज एक एड ऑन करना चाहती हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि मॉन्सून जैसे आता है तब बहुत सारे अलग अलग व्हेजिटेबल्स मिळते, ज्याला मराठीमध्ये पावसाळी भाज्या किंवा रानभाज्या म्हणतात। तर तो ये रानभाज्या या फिर जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल, टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड टू बी क्या म्हणतात त्याला, सबको समझ में आया इस भाषा में, तो इसका महत्व क्या है, वो क्यों खाने चाहिए। तो आपने जैसे अभी बोला कि चक्रमर्द या फिर उसको मराठी में या फिर लोकल लैंग्वेज को टाकड़ा बोलते हैं। तो ये जो टाकड़े की सब्जी है, टाकड़ा, या आप सब्जी वाले के पास जाएंगे तो टाकड़ा करके उसको मिलता है।
तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये जो स्पेसिफिक जो सब्जियां रेनी सीजन में मिलते हैं, जैसे कि ड्रमस्टिक के लीव्स, उसको शेवग्याची भाजी, शेवग्याचे पान, ये मोरिंगा। जो हाँ, मोरिंगा यस। लीव्स, हाँ। तो जो भी सब्जियां स्पेसिफिक रेनी सीजन में मिलती है ना, तो वो सारी सब्जियां जो होती है ना, वो त्वचा विकार में सबसे उत्तम बोली गई है। अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपको त्वचा विकार या फिर जो फंगल इन्फेक्शन है वो होते नहीं है। तो कौन सी उसमें आती है? तो ताकड़ा या फिर चक्रमर्द की सब्जी मिलती है। उसके बाद शेवगा यानी ड्रमस्टिक के लीव्स जो है वो मिलते हैं। उसके बाद एक घोळ या बोल मराठी मध्ये उसको घोळ बोलते हैं। तो वो जो है घोड़। पुनर्नवा, हाँ, पुनर्नवा की सब्जी भी मिलती है। तो ये जो होता है ना, ये सारे जो रेनी सीजन में उगने वाले और क्या म्हणते ऑर्गेनिक वे से उत्पन्न होते हैं ये। तो अगर इसका सेवन करते हैं आप, तो स्किन डिसीज जो है ना वो दूर रखने के लिए बहुत अच्छा उसका यूज होता है। बहुत सारे सब्जियां होती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप्स के वो सब्जी मिलते हैं, लेकिन उसका सेवन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि चक्रमर्दा जो है ना वो कॉमनली सारी जगह पे मिल जाता है, और उसका सेवन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्त की शुद्धि करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है वो, ऐसा है। राइट। बहुत प्रैक्टिकल इसमें पॉइंट है मैम ये। और स्पेशली मैम स्किन डिसीज में तिक्त कषाय हम हम्म, ड्रग्स यूज करते हैं, तो उसमें ये यूज करते सब्जियां हैं, भी मोस्टली तिक्त आती है, कषाय। करेक्ट। हाँ, हाँ, क्योंकि एक जनरलाइज भी हम जब सोचते हैं तो हम्म, कोई भी डिसीज मतलब जो भी क्वेश्चन में है उसमें हम्म, मोस्टली तिक्त कषाय, स्पेशली तिक्त बोला गया हम्म, है कि उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि चाहिए। अगेन जो कंडू क्लेद होता है, हम्म, क्लेद के शोषण के लिए अगेन तिक्त रस यूजफुल है। यूज करते हैं, तो बराबर। मतलब हाँ, तो जैसा हम वो बोलते ना, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड, ऐसा कुछ। यस, जो भी हमारे हाँ तो नेचर में प्रेजेंट है वही हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो अभी स्किन डिसीज होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो बराबर सीजन में ऐसी ही वही आती सब्जियां है मेडिसिन, यस, हाँ ग्रो यस, होती है। यस। राइट। इसलिए हमें खाना चाहिए ये जो भी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट जैसे हम खाते हैं, मैंगो मैंगो के समय हाँ ही हाँ, खाते हैं हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सीजनल लाभ फ्रूट्स हमें के उस जैसे टाइम सीजनल मिलता है, वेजीज यस। वेजिटेबल्स आज मिलते हैं हम। ना, बस हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन से वेजिटेबल्स मार्केट में आ रहे हैं, तो हमें वो खाने चाहिए, राइट। क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस बोला है। अगर उस टाइम पे अगर वो आप चीज खाते हैं ना, तो उसका अच्छा ही इफेक्ट आपको मिलता है। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राइट। तो आहार का बहुत सारी चीजें है कि जो स्किन डिसीज में बहुत मैटर करती है, ऐसा है। यस ये मैम। हाउ एक क्वेश्चन मला इथे दिसतोय मृणाल। हाउ टू क्यूअर एलर्जिक स्किन रिएक्शंस आफ्टर हैविंग प्लेंटी ऑफ उष्ण तीक्ष्ण आहार, ओके। अच्छा, उष्ण तीक्ष्ण आहार की वजह से अगर आपको स्किन डिसीज होती है, स्पेसिफिक बॉइल्स वगैरह होता है, पैचेस आते हैं, इचिंग होता है, तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए ना धने और जीरे, उसका फांट बोलते हैं, फांट यानी क्या, तो पानी गर्म करके उसमें भिगा के रखना है आपको 1 या फिर 2 आवर्स आवर्स तक। तो अगर आप धने या फिर जीरे का फांट पीते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, तो ये जो उष्ण तीक्ष्ण चीजों की वजह से आपको कुछ तकलीफ होती है, एलर्जी कंडीशंस आती है, तो उसमें उसका बहुत अच्छा असर आज तक देखा गया है। हम्म। अम, एक अड़ू अड़ू अड़ी के बारे में भी पूछ रहे हैं मैम। ओके, मतलब आड़ू बड़ी ये मौसम में बहुत खाया धोप्याचे जाता पान है। जो या बोलते हैं, हाँ। हाँ, खाया जाता है। इज दिस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज क्लेद इन आवर बॉडी एंड कॉज इट, यस। कैसा है ना कि अड़ू से पान, उसको मुझे हिंदी में स्पेसिफिक वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी। अ, तो हिंदी नहीं पता, हाँ, बट मराठी में एक अल्टरनेटिव नेम है उसको, धोप्याचे पान। या उसमें ना ऑक्सैलिक क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और अड़ू जो है ना वो पित्तक कर बोला है, आपके रक्त की उष्णता बढ़ाने के लिए वो कारणीभूत बोला है। उसी तरीके से उसमें ऑक्सैलिक क्रिस्टल्स प्रेजेंट होने की वजह से आपके शरीर के अंदर का जो क्या बोलते हैं ना, क्लेद बढ़ाने के लिए वो काम करता है। और वो ऑक्सैलिक क्रिस्टल्स क्या करते हैं, तो क्लेद बढ़ाता है, कुरुमी बढ़ाता है, और इसी के लिए खुजली, ये जो चीज है ना बहुत बढ़ाती है। तो अगर आप सीवियर। पित्त प्रकृति, हाँ, पित्त प्रकृति वाले हो, या फिर आपको एलर्जी ज्यादा होती हो, या फिर अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले या फिर सेंसिटिव बॉडी वाले हो ना, तो अगर आप अड़ू स्पेसिफिक मानसून सीजन में खाते हैं ना, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, पित्त बढ़ सकता है, एसिडिटी जैसे विकार हो, या फिर थोड़ा सा दाह, बर्निंग वगैरह, ये सब चीजें बढ़ाता ही है वो। तो थोड़ा ध्यान देके उसको खाना चाहिए, आपकी प्रकृति देख के खाना चाहिए उसको। राइट मैम।
ओके। अच्छा, आरोही के पत्ते। आई एम लाइकिंग द इंटरैक्टिव, मतलब पब्लिक भी यस, कमेंट्स एक्चुअली। में एकदम इंटरैक्टिव। कोलोकेशिया थैंक यू लीफ। सो मच फॉर ऑल द कोलोकेशियल लीफ। हेल्प। यस, फंगल यस, इसके इन्फेक्शन का मतलब। टॉपिक। हाँ, हाँ, कंटिन्यू मैम। या फंगल इन्फेक्शन का टॉपिक थोड़ा सा और बढ़ाते हुए, अभी हमने देखा कि आहार कितना कारणीभूत होता है, उसी उसी की तरह कि विहार मतलब आपके लाइफस्टाइल कैसे है, वो भी बहुत कारणीभूत है। तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं आपकी, ताकि आपका फंगल इन्फेक्शन आपको ना हो या फिर फंगल इन्फेक्शन टैकल करना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके क्लोथिंग के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स या फिर वो जो नायलॉन के क्लोथ्स होते हैं या फिर बहुत स्किन टाइट। कलर्स कौन से आप चूज करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। कलर्स का स्पेसिफिकेशन ये है ना कि अगर आप ब्लैक रेड या फिर जो डोमिनेंट या फिर जो डार्क कलर्स अगर होते हैं ना, तो वो हीट राइट। एब्जॉर्बिंग कलर्स उसको बोल हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उनमें होती है। और जितने लाइट कलर है, व्हाइट हो, येलो हो, बेबी पिंक वगैरह, ये जो चीजें हैं ना, तो वो कूल माना गया है उनको, और वो हीट क्या बोलते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते। तो अगर आप कलर कॉम्बिनेशंस देखते हैं या फिर आपके क्लोथिंग का पैटर्न के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं ना, तो भी फंगल इन्फेक्शन में उसका असर बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है। उसी के साथ ही अगर आपके अगर बॉडी है कि जहाँ पे अगर आपको स्वेट ज़्यादा आता हो, तो आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 बार बाथ लेना इम्पोर्टेंट है। और आपके प्राइवेट पार्ट्स हो या फिर जहाँ पे स्वेट एरियाज हो, उसको क्लीन रखने के लिए क्लीन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हाइजीन मेंटेन होता करना की बात अगर बोलते हैं ना, तो नहाते वक्त आप आपके पानी में कड़ू नीम या फिर नीम के पत्ते डालते हैं या फिर हरिद्रा यानी हरिद्रा यानी टर्मरिक अगर वो डालते हैं, तो वायरल वायरल हो या फिर ये फंगल इन्फेक्शन हो कम करने के लिए उसका असर बहुत बहुत अच्छी तरीके से होता है। हम देखते हैं कि वसंत ऋतु में गुड़ी पड़वा आता है, तो उस टाइम क्यों आता यस। है, और उस टाइम हम देखते हैं कि नीम बहुत नीम। वास्ट है, उसमें यूज होता है, नीम की चटनी गुड़ी खाते में हैं। हाँ, उस दिन हर एक काफी चीज में नीम। ऑस्पिशियस भी माना जाता है। हाँ, यस, यस। काफी ऑस्पिशियस माना था। मराठी लोकांमध्ये हर एक चीजों में नीम यूज होता है, चटनी में यूज होता है, जो भी आप बनाते हैं उसमें हम्म। नीम डाला जाता है। तो उसी टाइम में ही नेम मतलब त्यावेळेस का आपण खातो, तर उस टाइम क्लेज जो होता है या फिर शरीर में जो चिकनापना होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होता है, इसलिए हम उस वसंत टाइम ऋतु। नीम। हाँ, वसंत ऋतु में। यस और मैम। कफ का प्रकोप होता है, इसलिए हम नीम यूज करते हम्म। हैं। उसी तरीके से अगर हम नीम हमारे बाथिंग वाटर में यूज करते हैं, उसका काढ़ा बना के या फिर इवन पानी में अगर उबाल के नीम का यूज करते हैं ना, तो फंगल इन्फेक्शन टैकल होने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसी के साथ हंसपदी एक आयुर्वेदिक द्रव्य है, तो अगर हंसपदी के लीव्स अगर आपको मिलते हैं या फिर उसका अगर अर्क भी अगर हम पानी में डालते हैं ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा यूज उसका होता है। मला वाटतं चरकांनी कुष्ठ ह्याच्यामध्ये स्नान करताना काही औषधं त्याच्यामध्ये टाकून स्नान करा असं सांगितलं आहे। यस, यस। तो अगर हाँ, तो सिद्धार्थक अगर स्नान। हाँ। सिद्धार्थक स्नान, यस। तो वैसे हम्म। सिद्धार्थक स्नान जैसे द्रव्य मतलब चीजें अगर आप यूज करते हैं, तो बाथिंग के टाइम तो कोई भी स्किन डिसीज हो या फिर कोई भी त्वचा रोग हो, उसके अंदर बहुत अच्छा यूज दिखाई राइट। देता है। क्या मैं उसमें आपसे एक मेनली चीज शायद जान। मैम त्रिफला और बोलिए। मदन फल का होता है, मतलब वो जो करेक्ट, सिद्धार्थ है वो बराबर मतलब पंचांग और स्पेशली लीव्स का यूज करते हैं। लीव्स का और यूज होता छाल है। भी। और भी है, हम्म। मुझे इतने याद है उसमें से। यस, हंसपदी ये हाँ। जो है ना, तो प्रमेह हम्म। में हंसपदी का यूज बहुत अच्छा बोला गया है। ओके। हाँ, अगर हमारे पेशेंट को प्रमेह की हिस्ट्री है या फिर प्रमेह उसको है, और उसी के साथ अगर उसको त्वचा रोग है या फिर सोरायसिस हम्म। जैसे रोग है, तो उसमें अगर आप हंसपदी यूज करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आज तक मिला गया है। मतलब हंसपदी अर्क जो प्रमेय। है ना, तो वो हाँ प्रमेह के त्वचा रोग में हम यूज करते हैं। उसी के साथ ही कूटज ये जो है कूड़ा, तो उसका भी अगर आप पत्ते यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये अलग अलग पैटर्न में अगर आप यूज करते हैं वाइल बाथिंग, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। राइट। या एक क्वेश्चन आया है, कैन वी यूज डॉक्टर सैलिवा हर्षल सर मजिस्टर। पूछ ओके। डॉक्टर हर्षल सर पूछ रहे हैं, प्लीज टेल मी प्रोडक्ट्स दैट इजीली अवेलेबल फॉर टीनिया। कैसा है ना कि हर एक पेशेंट के हिसाब से हम वो मेडिसिन जो है वो डिसाइड करते हैं, तो लक्षण देख के चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा मैं बताऊंगी। एक सिंगल मेडिसिन ऐसा नहीं है, बहुत लक्षण यस। के वाइज बहुत अलग अलग
मेडिसिन है कि जो हम यूज कर सकते हैं। ये मेरा आंसर रहेगा आपके क्वेश्चन के लिए। ओके, एक क्वेश्चन रूल्स मुझे फॉर यहाँ पर ईटिंग दिख रहा फ्रूट्स एंड मिल्क। है। यस। या इफ यू वांट टू ईट फ्रूट एंड मिल्क तो हैव इट ऑन अ वेरी सेपरेट बेसिस, कि अगर आपको दोनों भी अच्छा लगता है तो पहले फ्रूट खाइए, उसके बाद कुछ देरी के बाद दूध पी सकते हैं, तो ये चलता है। क्योंकि वो अगर आप पहले कोई चीज़ खाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि डाइजेशन में के प्रोसेस के अंदर जा चुकी होती है, और उसके बाद अगर थोड़े टाइम के बाद अगर आप दूध पीते हैं तो उस हिसाब से चलता है। लेकिन मिक्सिंग बोथ द थिंग्स एंड हैविंग इट, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एक्सेप्टेड, मतलब वो स्किन डिसीज के लिए अच्छा नहीं होता। राइट। Okay. A question Madam Brunality discussed कि can we use Sariva and Manjishtar which is available? No, you can use Sariva and Manjishtar। पित्तज अगर व्याधि हो, पित्तस्फीतिका हो, हाँ, विसर्प जैसे कंडीशंस हो कि जहाँ पे पित्त के बहुत सारे लक्षण है, दाह है, उष्णता है, या फिर तोद जैसे चीजें हैं, तो वहाँ पे आप सारिवा मंजिष्ठा यूज कर सकते हैं। ऐसा कि द्रव्य कौन से उसका क्या बोलते हैं, उसका गुण क्या है, वो कौन से अवस्था में जाता है, वो देख के अगर आप यूज करते हैं ना तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आना है। डेफिनेटली। या आई मैं थिंक आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि दही के बारे में आप जरा लोगों को बताइए कि दही का सेवन कैसे करना चाहिए, दही कब नहीं सेवन करना चाहिए, उसके बारे में आप जरा बताइए। यस, एक्चुअली दही के बारे में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं। मतलब बहुत लोगों को लगता है मैम कि अभी आयुर्वेदा स्टूडेंट्स है हम, इसलिए हमें पता है, बट मोस्टली नॉन मेडिकल्स को ऐसा लगता है कि दही ठंडा होता है, इसलिए समर सीजन में लेना चाहिए। ऑलरेडी मतलब काफी गर्मी होती है और उसमें उष्ण चीजें खाते हैं, तो अगेंस्ट स्किन डिसीजेस या फिर रक्त रिलेटेड दृष्टि होती है स्पेशली। तो मुझे से कहना है कि अगर तुमको लेना ही है दही तो आप तक्र बना के यूज कर सकते हो। और कुछ चीजें बताई हुई है, मतलब मुद्ग के साथ लेना चाहिए या फिर गुड़ के साथ लेना चाहिए एज अनुपान, तो उसके साथ हम ले सकते हैं। आई थिंक मैम हमें कंक्लूड करना चाहिए बिकॉज 8:45। हम नेक्स्ट मतलब ले सकते हैं आई थिंक, एक्चुअली ये जो बट शायद ना वीडियो सेव नहीं होता है आफ्टर दैट। ओके, या हाँ, फंगल टाइम इन्फेक्शन लिमिट। स्किन डिसीज है ना, ये बहुत वास्ट है। जितना यस एग्जैक्टली, जितना उसके इंटू जाएंगे उतना वो और एक्सप्लोर करते जाएंगे, ऐसा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक चीजें या हम फिर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने आज डिस्कस की है। ऑलमोस्ट कवर की है, ऑलमोस्ट, या तो हम डेफिनेटली मैम सेकेंड सेशन लेंगे। जरूर। इसके अलावा अगर आपको कोई कुछ डाउट्स हो, वो तो वो आप मुझे या फिर डॉक्टर मृणाल को डीएम कर सकते हैं। मैं इंस्टा लाइव जब सेव करूंगी तो उसमें मैम का इंस्टा हैंडल जरूर उसमें मेंशन करूंगी, तो आप मैम को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और कुछ भी क्वेरीज हो तो मैम विल सॉल्व। इंटरॅक्टिव्ह सेशन, मतलब जे आपण डिसाइड केलं त्याच्यापेक्षा खूप बहुत अच्छे कमेंट्स आए, बहुत क्वेश्चंस आए, और आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे बना रहे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के डाउट्स आज हमने सॉल्व किए। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो बेझिझक आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, अभी भी एक्चुअली मैम स्टिल मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बट ड्यू टू टाइम लिमिट हमें कंक्लूड करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि वीडियो फिर सेव नहीं हो पाएगा। या करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच फॉर द प्रेशियस टाइम। आज अपने ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर किए हैं और लोग यहाँ पे मतलब इतना एंड तक बने रहे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग। और मैं एक कहना चाहती हूँ कि जो चीज हमको क्लिक नहीं हो पा रही थी कि इसको क्या बोलते हैं, तो थैंक यू सो मच। यस, उसके बारे में भी कुछ अल्टरनेटिव नेम्स व्यूअर्स के साथ हमें मिले एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट लव एंड केयर एंड सपोर्ट। ऐसे ही बना रहे, और ऐसी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में हमसे जानना है तो आप जरूर हमें बता दीजिए, हम क्या बोलते हैं, हम आपके लिए वो इंस्टॉल कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल सपोर्ट। इट वाज रियली ग्रेट तो डे मतलब थोड़ा सा मैं कल के डे के बारे में बताना चाहती हूँ कि माहौल सेट किया था सबने और एक्साइटमेंट लेवल एकदम बूस्ट की थी कल के दिन में, कल के स्टोरीज जो हमारे थे। हाँ राइट। एक्चुअली मतलब आज के दिन में मुझे थोड़ा सा क्या बोलते, थोड़ा सा प्रेशर था कि इतने एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों ने स्टोरी शेयर की है, इतना प्यार भरे क्या बोलते कमेंट्स कैप्शंस थे उसमें। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। डेफिनेटली। और एक चीज मैम, इसके पहले मैंने मतलब इंटरेक्टिव सेशन कभी किए नहीं है, मतलब
होस्ट एंड गेस्ट का ही था बट आपने होस्ट किया इसलिए लाइक मतलब आई वाज लाइक यार मैं स्टूडेंट हूँ आई कांट नहीं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, और जितना इंटरेक्टिव रहेगा ना उतना वो क्या बोलते हैं, ज्ञान बांटते हैं, मतलब बहुत सारी चीज समझ में आती है, ऐसा है। तो इसके पहले ना interactive session में आपने बहुत अगर मजा हाँ आता है। इसके पहले अदरवाइज मैंने क्वेश्चन और आंसर ऐसे ही मतलब चल रहा था, या तो ये सेशन मतलब रियली काफी इंटरेक्टिव रहा। इवन आई एंजॉयड इट लॉट, और बहुत मजा आया, मतलब इट वाज अ वेरी नाइस इंटरेक्टिव सेशन विद आवर ऑडियंस आल्सो। थैंक यू सो मच। ओके मैम, ओके देन, बाय चलो बाय, थैंक हैव यू अ सो ग्रेट मच मैम, वीकेंड। बाय। यस, बाय। थैंक यू।